ओके, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। रोज का फंडा हो गया है, समझ तो गए होगे तुम लोग हम ये तीन चीजें क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो जो जितने बजे देख रहा हो उसके लिए वो वाला। अच्छा, कल आप लोगों ने हमसे आइसोमेरिज्म में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा, जो फ्री रोटेशन के कारण था अराउंड सिंगल बॉन्ड, इसलिए वो एल्केन शो करते थे। पूरा खत्म कर लिया था। बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी भी हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। आज हम लोगों को दूसरा टॉपिक चालू करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो आज हम लोग को चालू करना है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा भाई देखो, इसको चालू करने से पहले हम लोग बात करेंगे HW की। हम लोग बात करेंगे HW की। कल का HW आई होप आप हमारा काम हमारे साथ साथ कर रहे हैं और घर पर बैठकर ऑफलाइन की फीलिंग ले रहे हैं। लापरवाही मत करिएगा। केमिस्ट्री में आपने हमसे वादा किया है, आप हमारी बात को 1000% फॉलो करेंगे। कल का हमारा काम था IUPAC के नोट्स हमें रिवाइज करने थे, आप लोगों ने कर लिए होंगे, और आइसोमेरिज्म जितना पढ़ाया था उतना करना था। ठीक है, आज का हमारा काम है, दोबारा से ध्यान रखिएगा, आज का हमारा काम है IUPAC की पूरी सीट, IUPAC की पूरी सीट हमें सॉल्व करनी है, जितने क्वेश्चन है पूरी। और करंट टॉपिक में आइसोमेरिज्म सिंपल रिवाइज करके आना है। ऐसा कर लेते हैं, पूरी सीट अगर ज्यादा हो रहा है आपको तो आप 1 to शायद 75, ठीक है, 1 to 70 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, तो IUPAC के 1 to 70 क्वेश्चन आपको लगाने हैं और आइसोमेरिज्म जितना आज पढ़ा देंगे उसको रिवाइज करके आपको आना है। ये आज का HW है। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए मेरे साथ और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और मजबूत बनाइए इस HW के साथ। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मैं ये हटा रहा हूं। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। आप लोगों ने कल पढ़ा था कि फ्री रोटेशन के कारण कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, लिखेंगे, इट अराइजेस ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। ब्रशों में ये मार्कर नीचे रखा हुआ है, दूसरा वाला वो ले आओ। इट अराइजेस ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। देखो, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पे रोटेशन फ्री होता है, लेकिन जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है तो वहां पे रोटेशन फ्री नहीं होता है, वो रोटेशन हिंडर्ड होता है। क्यों होता है हिंडर्ड, आइए समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आप लोग पढ़ ही चुके हैं। देखिए बेटा, देखिए मान लीजिए कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनाना है, तो आपको मालूम है कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, प्योर ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये सिग्मा बॉन्ड। आप खुद देखो बेटा, जब आप इस कार्बन कार्बन के अराउंड इसको रोटेट करोगे, तो जब रोटेट करोगे तो ये ओवरलैपिंग जो होगी ये ओपन हो जाएगी, और ओवरलैपिंग अगर ओपन हो गई मतलब पाई बॉन्ड टूट गया। तो आप बताओ क्या ये पाई बॉन्ड आसानी से टूटेगा? नहीं, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब ये रोटेशन फ्री नहीं होगा। यस, कार्बन कार्बन जब मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। इस लेटरल ओवरलैपिंग के कारण
कार्बन कार्बन रोटेशन जो होता है वो हिंडर्ड होता है, और इसी हिंडर्ड रोटेशन के कारण जो आइसोमेरिज्म पिक्चर में आती है उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बोलो बेटा क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अच्छा, तो यहां बड़े क्लियर हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां होगी, जहां पे डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहां वहां रोटेशन हिंडर्ड होगा, और रोटेशन अगर हिंडर्ड होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पिक्चर में आएगी। दिस इज एल्कीन, दिस इज ऑक्साइड। आपको जान के थोड़ा ताज्जुब होगा, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में। साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन में भी रोटेशन बेटा हिंडर्ड होता है, इसलिए साइक्लोएल्केन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो ये देखिए, जहां जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां पे रोटेशन हिंडर्ड होगा, और साइक्लोएल्केन में भी रोटेशन हिंडर्ड होता है। क्यों होता है अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इट अराइजेस ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का रोटेशन हिंडर्ड क्यों होता है? क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल की लैटरल ओवरलैपिंग से। जब आप इसको घुमाएंगे तो पाई बॉन्ड टूट सकता है, जो आसान नहीं होगा, इसलिए ये रोटेशन भी आसान नहीं होता है, हिंडर्ड होता है, रुक रुक कर होता है, एनर्जी की हेल्प से होता है, फ्री नहीं होता है। तो जहां जहां रोटेशन हिंडर्ड होगा वहां वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी, जैसे एल्कीन में होती है, ऑक्साइन में होती है, और साइक्लोएल्केन्स में भी होती है। अब हम लोग वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करेंगे। आइए पहले करते हैं एल्कीन में। पहला है एल्कीन। देखिए बेटा, इसमें कोई शक नहीं है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पी ऑर्बिटल की लैटरल ओवरलैपिंग है, रोटेशन फ्री नहीं होगा, रोटेशन हिंडर्ड होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हिंडर्ड रोटेशन के साथ साथ एक कंडीशन और भी है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे बेटा, प्रत्येक डबली बॉन्डेड कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। देखिए, डबल बॉन्ड है, ओके, रोटेशन हिंडर्ड है, ओके, उसके अलावा भी कंडीशन क्या होती है कि जिस जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे देखिए बेटा, देखिए इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, और इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये आपस में चाहे सेम हो जाए और चाहे बेटा ये आपस में डिफरेंट हो जाए, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। ओके, बस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा और ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अच्छा भाई सुना बेटा, जब इससे लगे दोनों ग्रुप और इससे लगे दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और जब ये चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो इसे हम कहते हैं EZ आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब सवाल ये है इसको सिस कब कहेंगे और ट्रांस कब कहेंगे? तो बहुत ही आसान है, यहां पे समझना तो बहुत ही आसान है। देखिए बेटा, अगर
सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसे हम लोग कहेंगे सिस। आप देखो इसका ए भी ऊपर है, इसका ए भी ऊपर है, तो इसे कहेंगे सिस। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांस। इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस। ठीक है, तो सिस ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। ठीक है, अब सवाल ये आया कि हम लोग इसे ई और जेड कब कहेंगे? सुनिए बेटा, देखिए यहां पर तो कोई भी ग्रुप आपस में सेम नहीं है, वहां पर तो आसान हो गया, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। यहां पे क्या करें? यहां तो चारों ग्रुप डिफरेंट। देखो बेटा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक कार्बन से जो दो ग्रुप लगे होते हैं हम इनकी प्रायोरिटी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं प्रायोरिटी? वो अभी पढ़ाएंगे। सिप रूल, कान इंगोल्ड प्रीलॉग रूल। उस रूल से हमें यह पता चलेगा इन दोनों में हायर प्रायोरिटी का ग्रुप कौन सा है और इन दोनों में हायर प्रायोरिटी का ग्रुप कौन सा है। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पर है तो उसे कहेंगे सिस और यहां पर सिस को कहते हैं जेड। और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड पर है तो इट इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस और ट्रांस को यहां पर कहते हैं ई। ओके, देखिए जरा एक बार देखिए, मान लो बेटा, समझा जरा, अभी प्रायोरिटी पे दिमाग मत लगाना। मान लो ए और बी में ए हायर प्रायोरिटी का है और डी और ई में डी हायर प्रायोरिटी का है, तो सेम हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, इट इज इक्विवेलेंट टू सिस और यहां पर सिस को बेटा हम लोग कहते हैं जेड। ये जेड फॉर्म है। ओके, और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड हो जाए, अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं ई फॉर्म। ओके बेटा, तो देखिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हिंडर्ड रोटेशन के कारण होता है। यहां पर भी उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि प्रत्येक कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये आपस में सेम है तो सिस ट्रांस कहेंगे और चारों अगर डिफरेंट हो गए तो ई जेड कहेंगे। अच्छा भाई, सिस ट्रांस में सिस कब बोलेंगे, ट्रांस कब बोलेंगे? सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। यहां पर ई और जेड कब बोलेंगे? हम लोग ग्रुपों की प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे। अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सिस, सिस को यहां कहते हैं जेड। और सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड ट्रांस, यहां पे ट्रांस को कहते हैं ई। ओके, ध्यान रखिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिस इज जेड ट्रांस इज ई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये गलत है। ई का मतलब ट्रांस नहीं है और जेड का मतलब सिस नहीं है। हमने बोला कि सिस के जैसा जो दिखाई पड़े वो जेड है और ट्रांस के जैसा जो दिखाई पड़े वो ई है। मैंने ये नहीं बोला कि ट्रांस इज ई एंड सिस इज जेड, ये नहीं बोला। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे जो सिस ट्रांस में ट्रांस होगा और ई जेड में जेड होगा, दिखाई पड़ेंगे आपको। ये तो बस समझने का एक तरीका होता है कि सिस पैटर्न का जो दिखाई पड़े उसे जेड बोल दो और ट्रांस पैटर्न का जो दिखाई पड़े उसे ई बोल दो। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं इसको ऐसे पढ़ा करो, ई जेड ना पढ़ाओ, इसे पढ़ा करो जेड ई। क्या पढ़ा करो? जेड ई। तो जेड इज इक्विवेलेंट टू सिस एंड ई इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस। एक तरीका और भी बताता हूं बच्चों को, ईट, ईट, ई इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस, ऐसे भी पढ़ सकते हो, ज्यादा अच्छा तरीका है।
जो ट्रांस के जैसा दिखाई पड़े वो ई, और जो सिस के जैसा दिखाई पड़े वो जेड। तो ईट से भी आप समझ सकते हो। अच्छा, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम लोग प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले एक सवाल कराएंगे, आप इसको लिख लीजिए। सबसे जरूरी बात है, जिस जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर आपस में सेम हो जाए तो सिस ट्रांस, और चारों डिफरेंट हो जाए तो ई और जेड। चलिए बेटा देखते हैं, हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कराएंगे पहले। which cannot show geometrical isomerism। दो लाइन छोड़ के लिखिएगा। ऑप्शंस हैं 1,2 डाइक्लोरोएथीन, 1 फ्लोरोप्रोपीन, ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 1। ये आपके नीट का बहुत चहेता सवाल है। इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? आप क्या करिए, इनके फिगर बनाइए और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करिए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो शो करेगा, नहीं होती है तो नहीं करेगा। देखिए, एथ का मतलब रूट वर्ड एथ, 2 कार्बन होंगे। मेरे बच्चे जानते हैं, जब नाम से चित्र बनाते हैं नंबरिंग कहीं से कर दीजिए। प्राइमरी सफिक्स इन है, ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड होगा। एक सीएल लगा है 1 पर, एक सीएल लगा है 2 पर। 1,2 डाइक्लोरोएथीन। अच्छा भाई, जो वैलेंसी आपको दिखाई नहीं पड़ रही है ये अंडरस्टूड होता है, उस पर हाइड्रोजन होगा। आप देखिए, डबल बॉन्ड रोटेशन हिंडर्ड होगा और प्रत्येक कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। हमें वो ढूंढना है जो शो ना करे। आगे बढ़ो। प्रोप, रूट वर्ड, नंबरिंग कहीं से कर दो। इन, इन्होंने डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बताई। बेटा क्या 3 कार्बन में डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने की जरूरत है? नहीं, डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही होगा। आप अगर यहां पे डबल बॉन्ड लगाते तो नंबरिंग यहां से कर देते। तो 3 कार्बन की एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। राइट। 1 फ्लोरो, 1 पे लगा है फ्लोरो, 1 फ्लोरो प्रोपीन 1। अब सवाल है कि ये शो करेगा कि नहीं। पहले देखिए, रिमेनिंग वैलेंसी पर क्या होगा? हाइड्रोजन। इसकी भी रिमेनिंग वैलेंसी पे क्या होगा? हाइड्रोजन। देखिए सब लोग, डबल बॉन्ड रोटेशन हिंडर्ड होगा। इससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और इससे लगे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। राइट। देखते हैं ब्यूटीन 2। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, नंबरिंग कहीं से कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूटीन 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होगा। रिमेनिंग वैलेंसी पे क्या होगा? हाइड्रोजन। देखिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और इस कार्बन से भी लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, हम लोग बात करते हैं चौथा वाला, ब्यूटीन 1। नंबरिंग कहीं से कर दीजिए। ब्यूटीन 1 का मतलब है 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, रिमेनिंग वैलेंसी पर हाइड्रोजन होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप
डिफरेंट हैं, लेकिन इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप सेम है। मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। सबसे प्यारा क्वेश्चन है नीट के लिए, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? प्रत्येक कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहां पे देखो एक कार्बन से लगे दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए चौथा वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, बहुत ही बढ़िया सवाल, प्यारा सवाल। ओके, तो क्या मेरे बच्चों ने समझा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हिंडर्ड रोटेशन के कारण होता है। हिंडर्ड रोटेशन यूजुअली पाई बॉन्ड के कारण होता है। दूसरी कंडीशन है जिसके जिसके बीच में डबल बॉन्ड है उनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू डिसाइड प्रायोरिटी, क्योंकि सिस ट्रांस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। ईजेड में प्रॉब्लम आ रही है, हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। आइए हम लोग देखेंगे हाउ टू डिसाइड प्रायोरिटी। हाउ टू डिसाइड प्रायोरिटी बोले तो सिप रूल, फुल फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, सिप रूल। देखिए तो बच्चों, जिस प्रकार से एक क्लास में 20 बच्चे हैं, कौन सा बच्चा उस क्लास का सबसे होशियार बच्चा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट, और कौन सा बच्चा उस क्लास का सबसे मतलब निम्न ग्रेड का लोवेस्ट वीकेस्ट बच्चा है, लोअर प्रायोरिटी स्टूडेंट। ये कैसे पता चलेगा? अध्यापक क्या करेगा? टेस्ट लेगा। उस टेस्ट में जिस बच्चे के नंबर सबसे ज्यादा होंगे वो बच्चा उस क्लास का सबसे होशियार बच्चा होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट होगा, फर्स्ट रैंक। और जिस बच्चे के नंबर सबसे कम आएंगे वो सबसे वीकेस्ट बच्चा होगा, लोवेस्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट होगा। अगर 20 बच्चों की क्लास है तो 20th रैंक। मतलब क्लास में कौन हायर प्रायोरिटी स्टूडेंट है, कौन लोअर प्रायोरिटी स्टूडेंट है, ये टीचर पता करता है टेस्ट के नंबर देखकर। और यहां पर कौन सा ग्रुप हायर प्रायोरिटी का है ये हम पता करते हैं उसका एटॉमिक नंबर देखकर। मतलब प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी होगी ज्यादा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखे जाएं। जैसे मैंने बोला फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। 4 बच्चों की ये क्लास थी, हमें पता करना था कौन हायर प्रायोरिटी का स्टूडेंट है और कौन लोअर प्रायोरिटी का स्टूडेंट है। देखिए हमने क्या किया, इन सबके एटॉमिक नंबर चेक करें। फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और वीकेस्ट स्टूडेंट बोले तो 4th रैंक। ओके, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब वो हायर प्रायोरिटी, फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 4th रैंक। ओके, देखिए बेटा यहां पर अगर एटॉमिक नंबर ना भी मालूम होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता ही बढ़ता है, और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रायोरिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी फीलिंग डेवलप होगी। जैसे मैंने आपको दिया, देखो बेटा CH3, NH2, OH और F।
मैंने बोला भाई इनकी प्रायोरिटी चेक करिए, सभी लोग समझेंगे। यहां पर जो ग्रुप थे वो एटम के फॉर्म में थे, हमने उन्हीं के एटॉमिक नंबर से प्रायोरिटी को चेक कर लिया। यहां पे जो ग्रुप है वो बहुत सारे एटमों से मिलकर बने, तो किसके एटॉमिक नंबर को देखें। सुन लो, हम लोग हमेशा उस ग्रुप में जिस एटम पर फ्री वैलेंसी होती है उसे फर्स्ट एटम मानते हैं। बड़े क्या मानते हैं? फर्स्ट एटम। CH3 में जो फ्री वैलेंसी है वो कार्बन के पास है, NH2 में फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन के पास है, OH में फ्री वैलेंसी O के पास है। मतलब यहां पर फर्स्ट एटम कौन सा होगा? कार्बन। हम जब भी प्रायोरिटी चेक करते हैं फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर से चेक करते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। आप देख सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा वो टॉपर ऑफ द क्लास, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। एम राइट बेटा? तो ध्यान रखिएगा, जब ग्रुप बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है तो फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर से हम प्रायोरिटी को चेक करते हैं। फर्स्ट एटम आप किसे कहते हैं? जिस एटम पर फ्री वैलेंसी होती है। या तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझो, जैसे हमें CH3 और NH2 को चेक करना था। देखो बेटा, तो ये CH3 कार्बन के द्वारा आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट एटम क्या होगा? कार्बन। और ये ग्रुप नाइट्रोजन के द्वारा आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट एटम क्या होगा? नाइट्रोजन। आप ऐसे समझो ना कि भाई अगर CH3 को यहां से तोड़ोगे तो कार्बन पर ही फ्री वैलेंसी आएगी, और अगर NH2 को यहां से तोड़ोगे तो नाइट्रोजन पर फ्री वैलेंसी आएगी, और जिस पर फ्री वैलेंसी होती है उसी को फर्स्ट एटम हम कहते हैं। ओके बेटा? तो फर्स्ट एटम से हम लोग चेक करेंगे, राइट? अच्छा, और तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? इसको रब करना पड़ेगा। तीसरा एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, अब मान लो हम कोई एग्जांपल ये ले लें। मान लो मैंने कोई एग्जांपल ये ले लिया, जैसे CH2 CH3 ले लिया, और से COOH ले लिया, और मान लो NH2 ले लिया, मान लो F ले लिया। ठीक है, मैंने कहा भाई इनकी प्रायोरिटी चेक करो। सबको मालूम है, पहले एटम से चेक करेंगे। पहला एटम कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। पहला एटम कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। पहला एटम नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। पहला एटम फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। अब इसमें कोई शक नहीं है कि 4 बच्चों की इस क्लास में टॉप किसने किया? फ्लोरीन ने किया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन हो गया? फ्लोरीन। सेकंड रैंक किसकी आई? NH2 की आ गई। अच्छा भाई, अब मेरे बच्चे बताएं, 2 स्टूडेंट के नंबर क्या आए? सेम। मतलब अब कैसे डिसाइड करें कि थर्ड रैंक किसकी है और फोर्थ रैंक किसकी है? अगर टेस्ट लेने पर 2 बच्चों के नंबर सेम आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है टीचर उनकी रैंक को डिसाइड करने के लिए दोबारा टेस्ट लेगा। हाँ, जब पहले एटम से प्रायोरिटी चेक नहीं हो पाती है तो हम दूसरे एटम से प्रायोरिटी चेक करते हैं। यहां पर देखिए बेटा, ध्यान सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। दूसरा एटम हम उसे मानते हैं जो पहले एटम से जुड़ा हो और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। जहां बैठे हो बोलो। दूसरा एटम हम उसे मानते हैं जो पहले एटम से जुड़ा हो और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। जैसे
आप देखिए बेटा, पहला एटम कार्बन है, इससे 2 H लगे हैं, एक C लगा है, तो H भी फर्स्ट एटम से जुड़ा है, C भी फर्स्ट एटम से जुड़ा है, तो सेकंड एटम किसको मानोगे? C को मानोगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। यहां पर इस फर्स्ट एटम से O जुड़े हुए हैं, दोनों सेम है, जिसको चाहो उसको मान लो। तो कोई बता देगा जब टीचर ने दोबारा टेस्ट लिया तो इसके नंबर ज्यादा आए, तो इसकी रैंक हो गई 3rd और इसकी रैंक हो गई 4th। ओके, तो जब बेटा पहले एटम से प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो पाती है तो दूसरे एटम से चेक करते हैं। दूसरा एटम हम उसे मानेंगे जो पहले एटम से जुड़ा हो और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। ओके, अगर आपको समझ में आया है तो इसी के ऊपर एक सवाल और करा देते हैं, इसी के ऊपर एक सवाल और करा देते हैं, इसी के ऊपर है। इसी वाले के ऊपर हम 2 सवाल कराएंगे, ठीक है? इसको डब्बे के अंदर लिख लेना। इसी पर बेस्ड 2 सवाल है। पहला सवाल, मान लीजिए मैं आपको ये देता, समझिएगा, ये और मैं आपसे पूछता, बताइए इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? देखो बेटा, जाहिर सी बात है, पहले एटम से चेक करेंगे, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6। पहले एटम से चेक नहीं हो पाया, अब दूसरे के पास जाए। दूसरे की कंडीशन क्या है? पहले से लगा हो और एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। यहां पर पहले से 2 H लगे हैं, एक Cl लगा, तो हमने Cl को दूसरा एटम मान लिया। लेकिन ध्यान दो, यहां पहले से 2 H लगे हैं और एक कार्बन लगा है, ये ब्रोमीन पहले से नहीं लगे हैं, तो यहां पर दूसरा आपने भाई इसको मान लिया जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। आप ब्रोमीन को दूसरा नहीं मान सकते क्योंकि ब्रोमीन जो है वो सेकंड कार्बन से लगा है, हमें फर्स्ट कार्बन से लगे होने चाहिए। इसलिए कोई भी बता देगा कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसकी प्रायोरिटी कम होगी। ये अगर मान लो फर्स्ट प्रायोरिटी का होगा तो ये मान लो सेकंड प्रायोरिटी का होगा। ठीक है बेटा, तो एक सवाल इसी पर मिलता जुलता मैंने आपको ये करवा दिया। अब एक सवाल और करवा देते हैं, इसी के अंदर लिखिएगा डब्बे के अंदर। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस सवाल को रब करूंगा, जगह नहीं है मेरे पास तो मैं इस सवाल को रब करूंगा। कोई मेरा बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है ब्रोमीन को लेकर? ब्रोमीन को सेकंड एटम नहीं मान सकते हैं, ये तो सेकंड कार्बन से जुड़ा है। हम सेकंड एटम उसे मानते हैं जो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं बेटा। ओके, इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल करते हैं, इसी डब्बे के अंदर करिएगा। ठीक है, क्या है सवाल? देखो, मैंने आपको दिया प्राइमरी ब्यूटाइल ग्रुप सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। और हमने आपसे पूछा इनमें बताइए प्रायोरिटी क्या होगी। वेरी सिंपल। देखिए बेटा, आपको एक सीधा लॉजिक बताया। देखिए, पहले एटम से डिसाइड नहीं हो पा रहा है। यहां पहला एटम कार्बन है, यहां भी पहला एटम कार्बन है और यहां पर भी पहला एटम कार्बन है। 6 6 6 पहले से डिसाइड नहीं हो पाएगा, समझना। नंबर डाल देते, ठीक है। आओ सब लोग सामने देखो, पहले कंसेप्चुअली बताते हैं आपको, पहले आपको कंसेप्चुअली बताते हैं, फिर समझाएंगे।
ठीक है, देखिए नजरें सब लोग सामने रखें। देखिए पहला एटम कौन है, ये कार्बन। यहां भी पहला कौन है, कार्बन। यहां भी पहला कौन है, कार्बन। क्या प्रियोरिटी डिसाइड हो पाई, नहीं हो पाई। अच्छा भाई दूसरे के पास क्या, दूसरा कौन होता है जो पहले से जुड़ा, पहले से 2H 1C जुड़ा, हमने ज्यादा वाले को दूसरा मान लिया। पहले से 2C और 1H जुड़ा, हमने ज्यादा वाले को दूसरा मान लिया। पहले से 3H जुड़े, हमने ज्यादा वाले को दूसरा मान लिया। डिसाइड हो पाया, नहीं हो पाया। अच्छा भाई जब दूसरे से डिसाइड नहीं हो पाया तो हम तीसरे के पास गए। तीसरा, चौथा, दूसरा सब वही माने जाते हैं जो पहले से जुड़े हों। पहले से 2H 1C जुड़ा था, C को दूसरा मान लिया, तो तुमने H को क्या माना, तीसरा। ठीक, यहां पे एक H 2 कार्बन जुड़े थे, एक कार्बन को दूसरा माना, एक कार्बन को तीसरा माना, और यहां पर भी एक कार्बन को तीसरा माना। तीसरे एटम से डिसाइड हो चुका है, यहां पर H है और वहां पे कार्बन है, तो तीसरे एटम से डिसाइड हो गया कि इसकी प्रियोरिटी सबसे कम होगी। ये सबसे वीकेस्ट बच्चा है, लोवेस्ट प्रियोरिटी का बच्चा है अभी, लेकिन सेकंड और फर्स्ट प्रियोरिटी डिसाइड नहीं हो पाई। आगे बढ़िए, पहले एटम पे C जुड़ा, H जुड़ा, एक C को सेकंड मान लिया, एक C को थर्ड मान लिया, तो अब H को क्या मानोगे, फोर्थ, जबकि यहां पर कार्बन ही क्या होगा, फोर्थ। डिसाइड हो चुका है ये सेकंड प्रियोरिटी का ग्रुप होगा और ये फर्स्ट प्रियोरिटी का ग्रुप होगा। मतलब टर्सरी की जो प्रियोरिटी है वो सेकेंडरी से ज्यादा और सेकेंडरी की प्रियोरिटी प्राइमरी से ज्यादा। एम आई राइट बेटा? तो देखिए हमने पहले कंसेप्चुअली चेक किया, फर्स्ट एटम से चेक किया, फिर सेकेंड एटम से चेक किया, फिर थर्ड एटम से चेक किया, फिर फोर्थ एटम से चेक किया, तब कहीं जाकर क्लियर हो पाया कि टर्सरी ब्यूटाइल की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी ब्यूटाइल की उससे कम और प्राइमरी ब्यूटाइल की उससे भी कम। ये तरीका हो गया कंसेप्चुअल तरीका। अब हम आपको इसी बताते हैं ट्रिकी तरीका। ट्रिकी तरीका देखो क्या कहता है, अगर पहला एटम सेम हो तो पहले एटम से कितने कार्बन लगे हैं वो देख लिया करो। पहले एटम से एक कार्बन लगा है, पहले एटम से 2 कार्बन लगे हैं, और यहां देखिए पहले एटम से 3 कार्बन लगे हैं। तो पहले एटम पर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा, और जितनी कम ब्रांचिंग होगी उसकी प्रायोरिटी उतनी कम। टर्सरी में ब्रांचिंग सबसे ज्यादा, तो टर्सरी होगा फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, सेकेंडरी होगा सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप, और प्राइमरी होगा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। हम लोग ब्रांचिंग से डील करेंगे। उम्मीद करते हैं डब्बे के अंदर के दोनों सवाल क्लियर हुए जो इसी पर आधारित सवाल थे। ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं, ये आप लिख लीजिएगा, ये आप लिख लीजिए। लास्ट पॉइंट सुनना बेटा, मान लीजिए हम आपको आइसोटोप दे दें। बेटा बोलो क्या दे दें, आइसोटोप। देखिए आइसोटोप हम उन्हें कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। देखिए बेटा, अब जब एटॉमिक नंबर सेम हो गए तो जाहिर सी बात है प्रायोरिटी को तो चेक करने का तरीका एटॉमिक नंबर से होता है। एटॉमिक नंबर सेम, अब क्या करें, सुन लो, आइसोटोप के केस में हम प्रायोरिटी एटॉमिक मास से देख लेते हैं। तो इसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है, इसलिए हमारी नजर में इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी उससे कम और इसकी प्रायोरिटी सबसे कम। ओके बेटा, तो ध्यान रखिएगा
आइसोटोप के केस में हम एटॉमिक मास से प्रायोरिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हटा रहा हूं उसको। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सिप रूल। पर से चेक करेंगे, उससे ना हो पाए तो दूसरे एटम के एटॉमिक नंबर से चेक करेंगे। एल्किल ग्रुप के केस में फर्स्ट कार्बन पर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसकी प्रायोरिटी भी उतनी ज्यादा होगी। ओके, आइए क्वेश्चन बनाते हैं। असाइन ई और जेड। ध्यान रखना, ट्रिक बताइए। ईट, ई इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस एंड जेड इज इक्विवेलेंट टू सिस। ठीक है, जैसे मैंने कुछ बनाकर दिए आपको। ये दो दिया। मैंने पूछा बताइए भाई ई होंगे या जेड होंगे। आप देखिए इससे लगे दोनों ग्रुपों में हायर प्रायोरिटी कौन है? क्लोरीन। और इससे लगे दोनों ग्रुपों में हायर प्रायोरिटी क्या है? आयोडीन। सिस जैसा दिखाई पड़ रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू जेड। इन दोनों में हायर प्रायोरिटी किसकी होगी? OH की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ये हायर प्रायोरिटी का हो गया। ये देखिए प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, तो सेकेंडरी एल्काइल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। सेम प्रायोरिटी सेम साइड, सिस के जैसा दिखाई पड़ रहा है और इसे हम लोग कहेंगे जेड फॉर्म। ओके बेटा, ओके। और देखिए ये दिया, ये दिया, देखिए सब लोग। आइए आप देखिए, मैंने आपके सामने डाईईन बनाया है। 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। हमें बताना है ये दोनों डबल बॉन्ड ई होंगे या जेड, ई होंगे या जेड। बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को कुछ और बताऊंगा, फिर इजेड सिखाऊंगा। सबसे पहले बेटा आप लोग ये सोचिए, जरा समझिएगा कि ये ज्योमेट्रिकल शो करेंगे भी कि नहीं करेंगे। पहले ये देखिए, देखिए बेटा इस कार्बन को अगर आप देखें तो 3 वैलेंसी दिखाई पड़ रही है। ये अंडरस्टूड है, चौथी वैलेंसी पे H होगा। यहां पर भी देखिए इस कार्बन की 3 वैलेंसी दिखाई पड़ रही है, चौथी वैलेंसी पर H होगा। इसकी भी चौथी वैलेंसी पर H होगा और इसकी भी चौथी वैलेंसी पर H होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस डबल बॉन्ड में इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और इससे लगे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है। मतलब ये इजेड शो कर सकता है। यहां पर भी देखिए इस कार्बन पर एक H लगा, एक भारी भरकम ग्रुप लगा अलग अलग, इस पर भी एक CH3 लगा, एक H लगा अलग अलग, ये भी शो करेगा। मतलब एग्जामिनर जब इस प्रकार से सवाल बनाकर पूछता है तो ये देखने की जरूरत नहीं है कि शो करेगा कि नहीं करेगा, पक्का करेगा। अब देखते हैं ई होगा या जेड। बहुत आसान काम, देखना इस कार्बन से लगा कार्बन ऊपर जा रहा और इस कार्बन से लगा कार्बन नीचे जा रहा है। एक ऊपर भाग रहा, एक नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोले तो ट्रांस, ये ट्रांस के इक्विवेलेंट है और ट्रांस को हम लोग क्या कहते हैं? ई। मतलब ये क्या हो गया? ई। इसको देखो, इसका कार्बन ऊपर जा रहा, इसका कार्बन नीचे जा रहा, ट्रांस के इक्विवेलेंट और ट्रांस को हम लोग क्या कहते हैं? ई। ठीक है, अब वहां पर H को मत देखिए, सीधे आंसर बताइए। इसका कार्बन ऊपर भागा, इसका कार्बन नीचे भागा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये ट्रांस के इक्विवेलेंट है और ट्रांस को कहते हैं ई। यहां पर देखो
इसका कार्बन ऊपर भाग रहा और इसका कार्बन भी ऊपर भाग रहा, मतलब ये सिस के इक्विवेलेंट है और सिस को हम लोग कहते हैं जेड। एम राइट बेटा? उम्मीद करते हैं आप लोग यहां पर ई और जेड निकालना सीख गए। ठीक है, तो एच को देखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप सिंपल ये देखा करिए उनसे लगे कार्बन किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और बना देते हैं, मैंने ये दे दिया, मैंने आपसे पूछा तीनों कार्बन बताइए ई होंगे जब, बड़ा आसान है। देखिए एक नीचे जा रहा एक ऊपर जा रहा, ट्रांस पैटर्न में दिखाई पड़ रहा, मतलब ई। ये देखिए एक ऊपर जा रहा एक नीचे जा रहा, ट्रांस पैटर्न में दिखाई पड़ रहा, बोले तो ई। दोनों के दोनों लेफ्ट में भाग रहे हैं, सिस पैटर्न में दिखाई पड़ रहा, बोले तो जेड। तो इस प्रकार से हम लोग ई जेड नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, असाइन ई और जेड। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सवाल और करेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। इसी में एक सवाल हम लोग और करने जा रहे हैं, जब देखिएगा 6वां सवाल इसी में है। उससे आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। क्या? मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था हम लोग ट्रांस को ई बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ई इज ट्रांस। नो 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 नो, ट्रांस के जैसा दिखने वाले को ई बोल देते हैं और सिस के जैसे दिखने वाले को जेड बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जेड होगा वो सिस होगा और जो ई होगा वो ट्रांस होगा। नहीं बेटा, जो ट्रांस होगा वो जेड भी हो सकता है और जो सिस होगा वो ई भी हो सकता है। आओ मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसी में लिख लीजिएगा 1 2 3 5 हो गए, इसी के आगे 2 और लिख लीजिएगा। जैसे देखिए बेटा, मैंने आपको ये दिया, समझेंगे सब लोग? ये लीजिए, ये दिया मैंने। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताइए क्या होगा। अब समझना मेरी बात। देखिए अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, वो समझना। देखो ई जेड नॉमेनक्लेचर आप किसी के लिए भी कर सकते हो। इसके दोनों डिफरेंट और इसके दोनों डिफरेंट आपस में सेम हो ना सेम हो, ई जेड तुम हमेशा कर सकते हो। लेकिन सिस ट्रांस आप तभी करोगे जब इससे जुड़ा एक ग्रुप एटलीस्ट इसके एक ग्रुप के जैसा हो, तब आप करोगे सिस ट्रांस। समझिएगा मेरी बात। अगर मैं इसको देखूं ज्योमेट्रिकल तो ये लपक के शो करेगा, इससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट, इससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट, लपक के शो करेगा। अब सवाल है सिस ट्रांस बोले या ई जेड बोले। देखो ई जेड तो हमेशा बोल सकते हैं, सिस ट्रांस तभी बोलेंगे जब दोनों कार्बनों से एक ग्रुप एटलीस्ट सेम हो। यहां सेम है, इसका सीएल नीचे भाग रहा, इसका सीएल ऊपर, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ये ट्रांस है, कोई शक नहीं ट्रांस है। अब जरा ईजेड में देखो तो इन दोनों में हायर प्रायोरिटी इसकी है और इन दोनों में हायर प्रायोरिटी इसकी है। तो ईजेड में अगर देखें तो ये सिस के इक्विवेलेंट दिखाई पड़ रहा है और सिस के इक्विवेलेंट का मतलब है जेड। तो आप देख रहे हो, शायद अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्यों कह रहा था कि जेड इज सिस। नो, नेवर।
जेड इज इक्विवेलेंट टू सिस। सिस के जैसे दिखाई पड़ने वाले को जेड कह देते हैं। जेड इज सिस, नो नेवर। क्लियर? आप देख सकते हैं सिस ट्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांस है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर है, और ई जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जेड है क्योंकि हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए ई जेड आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको क्लियर हुआ। देखिए आपको क्या समझ में आया, देखते एक एग्जांपल और देखते हैं। बताइए ई जेड से करेंगे कि सिस ट्रांस से करेंगे कि दोनों से करेंगे, सोच के बताइएगा। बताइए सिस ट्रांस या ईजेड या दोनों से करेंगे। तो देखिए यहां पर सिर्फ ईजेड से कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, तो सिस ट्रांस की चर्चा यहां पर नहीं कर सकते। या तो यहां ई बोलोगे या फिर यहां जेड बोलोगे। तो क्या बोलोगे? तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इन दोनों में हायर प्रायोरिटी इसकी है और इन दोनों में सीएल आ जाने के कारण हायर प्रायोरिटी इसकी है। ट्रांस के जैसा प्रतीत हो रहा है, सो दिस इज ई फॉर्म। ना इसको सिस बोल सकते हो और ना इसको ट्रांस बोल सकते हो, जबकि यहां पर ईजेड से भी नाम किया जा सकता है और सिस ट्रांस से भी नाम किया जा सकता है। ओके, चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला बड़ा पॉइंट देखिए, क्या लिखेंगे? सिस ट्रांस ईजेड जब समझ में आ गया तो यहां पे लिखेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी but different physical property. Geometrical isomer have similar chemical property but different physical property, hence also called डाइस्टीरियोमर। ध्यान रखना बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम डाइस्टीरियोमर भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो लगभग सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टी का बेटा मतलब होता है किसी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाना, और फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसीलिए हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डाइस्टीरियोमर भी कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सिस ट्रांस में जो ट्रांस आइसोमर है, स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, ये दो फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो ट्रांस की ज्यादा होती हैं सिस से। बाकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी सिस की ज्यादा होती है ट्रांस से। स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट दो चीजें ट्रांस की ज्यादा हैं, बाकी सारी चीजें सिस की ज्यादा होती हैं। अदर चीजें सिस की ज्यादा होती हैं ट्रांस। तो ध्यान रखना बेटा, स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होगा, डाइपोल मूवमेंट सिस का ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिस का ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी सिस की ज्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस की ज्यादा होगी। ट्रांस की सिर्फ दो चीजें ज्यादा होती हैं, स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट। ओके बेटा, सुनना
सुनो ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। चूंकि बेटा सिस और ट्रांस जो फॉर्म होती हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर दो लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस हो, तो ऐसे लोगों को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़ोगे डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, हम इनके द्वारा इनको सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे, हेंस GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। like fractional distillation, crystallization, etc. chromatography of course, etc. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो इस प्रकार से मेरे छात्रों ने एल्कीन का पहला एग्जाम्पल पढ़ा जहां पर हिंडर्ड रोटेशन था पाई बॉन्ड के कारण, और फिर हम लोगों ने सिस, ट्रांस और इजेड को पढ़ा। यहाँ पे मेरे बच्चों ने पढ़ा जिस जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इजेड नॉमेनक्लेचर सबके लिए कर सकते हैं, तो सिस ट्रांस तभी करेंगे जब एटलीस्ट दोनों में एक ग्रुप कॉमन हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम डायस्टीरियोमर भी कहते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है इसीलिए इनको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो पहला एग्जाम्पल खत्म हुआ एल्कीन। आप क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए नहीं 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और पूरा रिवाइज करेंगे। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके 3 मिनट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिवाइज किया होगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं बेटा ऑक्साइड। समझना मेरी बात। वैसे तो मैंने अभी ऑक्साइड का डायरेक्ट फार्मूला लिखवा दिया था C+N-OH, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखिए बेटा, आप इसको तो जानते होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन। अच्छा भाई, अगर हम लोग क्या करें, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते, हाइड्रोक्सिल एमीन, देखिए क्या होगा, कार्बोनिल का O और हाइड्रोक्सिल एमीन का H2, ये बेटा अलग हो जाएगा। 2 वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई, 2 वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री हुई, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी और इस प्रकार से बनी हुई चीज को हम कहते हैं ऑक्साइड। अगर ये एल्डिहाइड है तो आप इसको कहोगे एल्डोक्साइड, और अगर ये कीटोन है तो आप इसको कहोगे कीटोक्साइड। तो सबसे पहले तो मैंने अपने स्टूडेंट को ऑक्साइड के बारे में बताया कि ऑक्साइड के फार्मूले को याद मत करिए, सिर्फ समझिए। एल्डिहाइड से और कीटोन से आप हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन करा दीजिए तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा भाई,
ऑक्साइड में देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब यहां पर रोटेशन हिंडर्ड होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए तैयार है। दूसरी कंडीशन, जिसके जिसके बीच में डबल बॉन्ड होता है उनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। देखो बेटा, नाइट्रोजन को कभी मत देखा करो, क्यों? क्योंकि इसका जो दूसरा ग्रुप होता है वो लोन पेयर बन जाता है, डिफरेंट, इसको मत देखा करो, सिर्फ देखा करो कार्बन को। अगर इसके दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं, हाँ, तो ये ऑक्साइड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एम राइट? आप देख सकते हैं कि अगर इस ऑक्साइड को ऐसे 20 से काटें तो ये अनइक्वल पार्टों में डिवाइड होगा, मतलब दिस ऑक्साइड इज अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल ऑक्साइड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएं तो ये सिमेट्रिकल ऑक्साइड हो जाएगा, फिर ये जीआई को शो नहीं करेगा। आपको समझना चाहिए अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स अनसिमेट्रिकल ऑक्साइड which can show geometrical isomerism। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा तो ऑक्साइड भी अनसिमेट्रिकल होगा, और जब ये अनसिमेट्रिकल होगा तो ये जीआई को शो करेगा। ओके, अच्छा सुनना बेटा, अब हमारे ऑक्साइड दो प्रकार के हो गए, एल्ड ऑक्साइड और कीट ऑक्साइड। आइए पहले देखते हैं एल्ड ऑक्साइड। आइए पहले देखते हैं एल्ड ऑक्साइड। देखिए सब लोग सामने देखिए, लिखना मत बेटा। एल्ड ऑक्साइड कब कहोगे? एक हाथ पे आर, एक हाथ पर एच। एल्डिहाइड से बना होगा तभी तो एल्ड ऑक्साइड कहोगे। क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? बिल्कुल सर करेगा, इसको देखने की जरूरत नहीं। और इससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट, बिल्कुल करेगा। अब सिस कब कहेंगे और ट्रांस कब कहेंगे? तो सुनो बेटा ध्यान से, अगर ये जो OH है, N से लगा OH, अगर N से लगा OH H के तरफ है तो दिस इज सिस। और ध्यान रखिएगा ऑक्साइड के केस में हम सिस नहीं बोलते हैं, सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिन। और अगर ये OH H के अपोजिट हो जाए तो इसे हम कहते हैं ट्रांस। और ट्रांस को ट्रांस ना बोलकर हम बोलते हैं एंटीसिन। बेटा क्या बोलते हैं? एंटीसिन। तो ऑक्साइड में अगर OH H की तरफ है तो सिन, और अगर OH H की अपोजिट है तो एंटीसिन। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये दोनों आपस में कहलाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके बेटा, तो ध्यान रखिएगा ऑक्साइड में हम लोग सिस को सिन बोलते हैं और ट्रांस को एंटीसिन बोलते हैं। धोखे से भी ट्रांस बोल दिया -1 मिलेगा, और सिस बोल दिया तो -1 मिलेगा। एल्ड ऑक्साइड में OH H की तरफ है तो सिन, OH H की अपोजिट है तो एंटीसिन। ये दोनों आपस में कहलाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कीट ऑक्साइड को। मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बात करेंगे कीट ऑक्साइड की, समझना मेरी बात। इधर देखिए, कीट ऑक्साइड देखिए, कीट ऑक्साइड का मतलब है जो कीटोन से बना होगा। प्लीज सब लोग पेन कॉपी अपनी बंद कर दो और सामने देखो। सबसे पहले आप लोग ये बताइए, क्या ये कीट ऑक्साइड है? बिल्कुल है। इससे लगे दोनों ग्रुप कार्बन है, मतलब ये कीट ऑक्साइड तो है। लेकिन क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम।
तो अगर आपको ज्योमेट्रिकल शो कराना है तो दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो मैंने यहां पे लगा दिया इथाइल। ओके, ये कीटोक्साइम भी है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो भी करेगा। अच्छा, शो करेगा तो जाहिर सी बात है इसके दो बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक एंटी सिन बनेगा। ओके, देखो एक बनेगा सिन और एक बनेगा एंटी सिन। अब ध्यान से समझने योग्य बात क्या है, देखो इसमें कोई शक नहीं, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। सवाल ये है सिन किसको बोले और एंटी सिन किसको बोले। सुनो, एल्डोक्साइम में H की तरफ OH है तो वो सिन है, H के अपोजिट OH है तो वो एंटी सिन है। लेकिन बेटा कीटोक्साइम में हम दोनों GI को सिन के रूप में भी नाम कर सकते हैं और एंटी सिन के रूप में भी नाम कर सकते हैं। जैसे अगर तुम इसका नाम सिन के रूप में करोगे तो ये सिन किसके रेस्पेक्ट में है, इथाइल के रेस्पेक्ट में। तो पहले लिखोगे इथाइल, फिर लिखोगे मिथाइल और फिर लिखोगे कीटोक्साइम। तुम इसका नाम एंटी सिन के रूप में भी कर सकते हो। ये एंटी सिन किसके रेस्पेक्ट में, मिथाइल। तो पहले लिखोगे मिथाइल, फिर लिखोगे इथाइल और फिर लिखोगे कीटोक्साइम। ओके, सिमिलरली उसका नाम भी दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर इसका नाम एंटीसिन के रूप में करोगे तो एंटीसिन ये इथाइल के रेस्पेक्ट में है, तो पहले इथाइल फिर मिथाइल और फिर कीटोक्साइम। और अगर उसका नाम सिन के रेस्पेक्ट में करना है तो सिन ये मिथाइल के रेस्पेक्ट में है, तो पहले लिखोगे मिथाइल, फिर लिखोगे इथाइल और फिर लिखोगे कीटोक्साइम। मतलब कीटोक्साइम में हम दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम सिन के रूप में भी कर सकते हैं और एंटी सिन के रूप में भी कर सकते हैं। यस, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं उम्मीद करूंगा मेरे छात्रों को ऑक्साइम का केस समझ में आया होगा। ओके, तो आज हमारे छात्र पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है जो रोटेशन का अपोज करता है, इसलिए रोटेशन होता है हिंडर्ड। हिंडर्ड रोटेशन के साथ साथ दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी, जिस जिस एटम के बीच में डबल बॉन्ड है उससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। एल्डोक्साइम में एक ही आदमी को सिन और दूसरे पर्टिकुलर आदमी को एंटीसिन बोलते हैं, लेकिन कीटोक्साइम में दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम सिन के रूप में भी कर सकते हैं और एंटीसिन के रूप में भी कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग ऑक्साइम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं साइक्लोएल्केन की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, हटाना चाहेंगे इसको। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हमारे छात्र देखेंगे साइक्लोएल्केन। देखिए सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि साइक्लोएल्केन में तो सारे बॉन्ड सिंगल हैं, फिर वहां पे रोटेशन हिंडर्ड कैसे होगा। बहुत ही आसान है। देखिए ये मान लो 3 कार्बन की रिंग है, ऐसे कैसे, देखो छोड़ो, ये 3 कार्बन की रिंग है, समझना जरा। आपने पहला, दूसरा, तीसरा, आपने पहले दूसरे के अराउंड इसको घुमाया, समझा जरा। जब आप इसको घुमाएंगे तो अगर ये वाला बॉन्ड बाहर, अगर ये वाला बॉन्ड बाहर की तरफ आएगा तो ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ जाएगा, समथिंग लाइक दिस, दिस,
दिस। मतलब जब पहले और दूसरे कार्बन के अराउंड हम बॉन्ड को घुमाएंगे तो ये बॉन्ड बाहर की तरफ और वो बॉन्ड अंदर की तरफ जाएगा। मतलब ये रिंग जो है वो ओपन हो सकती है। क्या हो सकती है? ओपन हो सकती है। ये बॉन्ड टूट सकते हैं। क्या बॉन्ड टूटना चाहेगा? नहीं, ये आपके रोटेशन का अपोज करेगा, इसलिए यहां पर भी रोटेशन कैसा होगा? हिंडर्ड होगा। तो साइक्लोएल्केन में भी रिजिड रिंग होने के कारण ये रोटेशन का अपोज करती है, इसलिए साइक्लोएल्केन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा सब लोग। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखवाना चाहूंगा, लिख लो, ड्यू टू रिजिड रिंग rotation is hindered. रिजिड रिंग स्ट्रक्चर होने के कारण रोटेशन हिंडर्ड होता है, इसलिए साइक्लोएल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अब सुनना, जैसे साइक्लोप्रोपेन दे दिया, ठीक है, और समझने के, सिर्फ समझने के लिए मिथाइल साइक्लोब्यूटेन दे दिया, ठीक है, और 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन दे दिया। सवाल पूछा इनमें से कौन जीआई शो करेगा? वेरी सिंपल, तुमने अभी अभी एल्कीन से देखा, जिस जिस एटम के बीच में हिंडर्ड रोटेशन है उनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। एल्कीन में C डबल बॉन्ड C, इससे लगे भी डिफरेंट हो, इससे लगे भी डिफरेंट हो। ऑक्साइड में C डबल बॉन्ड NOH, C से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। वही चीज इसमें भी है। अब इसमें हिंडर्ड रोटेशन देखो बेटा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के अराउंड भी रोटेशन हिंडर्ड होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के अराउंड भी रोटेशन हिंडर्ड होगा। तो कोई भी दो ऐसे कार्बन देखो जिनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, इसके तो दोनों सेम है, इसके भी दोनों सेम है, और इसके भी दोनों सेम है। हमें मिनिमम दो कार्बन चाहिए हैं जिनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। यहां पर तो एक भी कार्बन नहीं है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अच्छा, यहां पर आए, देखिए देखिए, इसके अराउंड भी रोटेशन हिंडर्ड होगा, इसके अराउंड भी रोटेशन हिंडर्ड होगा, और इसके अराउंड भी रोटेशन हिंडर्ड होगा। अच्छा, अब हमें दो कार्बन ऐसे चाहिए हैं जिनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। आप देखो, इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक कार्बन तो मिल गया, लेकिन ध्यान दो, यहां पर भी दोनों क्या लगे हैं? H, यहां पर भी दोनों क्या लगे हैं? H, और यहां पर भी दोनों क्या लगे हैं? H। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही कार्बन ऐसा मिल रहा है जिससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बाकी कोई भी कार्बन ऐसा नहीं मिल रहा। मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। Am I right? मिनिमम दो कार्बन ऐसे होने चाहिए जिससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। यहां पर आइए, उम्मीद करते समझ गए होगी, दूर से दिखाई पड़ रहा है। इस कार्बन पर एक CH3 एक H, और इस कार्बन पर भी एक CH3 एक H। आप देखिए, यहां पर दो कार्बन ऐसे मिल गए हैं जिनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है डियर, ये बनाएगा सिस और ट्रांस। ध्यान देखो सब लोग, ये देखिए, सेम ग्रुप सेम साइट, दिस इज बोले तो सिस, और अगर सेम ग्रुप
अपोजिट साइड हो जाए तो दिस इज बोले तो ट्रांस। ओके, तो कोई नई चीज नहीं है। जैसे हम लोग एल्कीन और ऑक्साइड में कर रहे थे, वही साइक्लो एल्केन में है कि मिनिमम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। अगर ऐसा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। राइट बेटा, नोट कर लीजिए। ओके, अब जब भी मैं ये चीज पढ़ाता हूं तो मैं यहां पर अपने छात्रों से कहूंगा कि एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कहीं पर हाशिए हाशिए में। देखिए देखिए, अभी तक यूजली आपने मुझसे जो बॉन्ड पढ़े हैं वो 2 प्रकार के पढ़े। एक सीधी रेखा, ये देखिए, अभी तक आपने मुझसे ये वाले बॉन्ड पढ़े हैं, सीधी रेखा। 2 प्रकार की केमिस्ट्री में बॉन्ड और होते हैं, इसे कहते हैं सॉलिड वेज और इसे कहते हैं डैश। बेटा बोलो क्या कहते हैं? डैश। दिस इज सॉलिड वेज और इसे कहते हैं डैश। देखिए बेटा, जो सॉलिड वेज होता है ना बेटा, इससे लगे ग्रुप का मतलब होता है कि दैट ग्रुप इज अबव टू द प्लेन ऑफ द पेपर, आपकी तरफ। और डैश से लगा जो ग्रुप होता है ना, वो बिलो टू द प्लेन ऑफ द पेपर। हम कहना क्या चाहते हैं? देखिए, अगर इस बोर्ड को बाहर निकालना है तो वेज से जो ग्रुप लगा होगा वो इस प्रकार का होगा, अबव टू द प्लेन ऑफ द पेपर। और डैश से जो ग्रुप लगा होगा वो इस प्रकार का होगा, बिलो टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ध्यान रखना, वेज से लगा ग्रुप होता है अबव टू प्लेन, ओके। और डैश से बेटा मतलब होता है बिलो टू प्लेन। इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा। सॉलिड वेज का मतलब अबव टू प्लेन और डैश का मतलब बिलो टू प्लेन। अब देखिए, मैं आपसे कहना क्या चाहता था, आपको सिस बनाना था, ठीक है? तो आप सिस ऐसे भी बना सकते थे, आप सिस ऐसे भी बना सकते थे। आपने इससे लगा ग्रुप भी वेज से जोड़ दिया और इससे लगा ग्रुप भी वेज से जोड़ दिया। यस, देखिए, इससे लगा CH3 भी अबव टू द प्लेन, इससे लगा CH3 भी अबव टू द प्लेन, सेम ग्रुप सेम साइड सिस। और आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, एक को लगा दिया वेज से और एक को लगा दिया डैश से। तो एक हो गया अबव टू द प्लेन, दूसरा हो गया बिलो टू द प्लेन, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस। राइट? तो मैंने अपने छात्रों को वेज डैश फार्मूला भी दिखाया और साइक्लो एल्केन में कब सो होगा कब सो नहीं होगा ये भी मैंने आपको बताया। ओके, तो साइक्लो एल्केन ड्यू टू रिजिड रिंग रोटेशन इज हिंडर्ड, मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए जिससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। अच्छा भाई, अगर आपको ये समझ में आया है तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं आपको कराना चाहता हूं। आइए देखते हैं, इसको हटाना चाहेंगे हम। एक बड़ा प्यारा सवाल है, देखिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे सवाल, साइक्लो एल्केन के ऊपर है, बड़ा प्यारा सवाल है।
which cannot show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्शन देखिए, ए, बी, सी, डी। वीडियो को पॉज करिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं करने जा रहा हूं। देखिए, साइक्लोएल्केन में मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए जिनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। आप देखिए पहले वाले में इस कार्बन को देखिए, एक Cl है, एक H है, मेरे काम का है। यहां पर भी देखिए एक Cl है, एक H है, मेरे काम का है। हमें 2 कार्बन ऐसे मिल चुके हैं जिनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। खैर, इसमें तो एक कार्बन और भी आपको मिल गया जिससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। हमारा काम 2 से ही हो गया था, तीसरा और मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। यहां पर देखिए, इस कार्बन पर एक Cl, एक H, इस कार्बन पर एक Cl, एक H। मेरा काम तो इतने से ही हो गया, लेकिन इसके पास एक और भी कार्बन है जिससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये भी Gi शो करेगा, ये भी Gi शो करेगा। यहां पर देखिए, इस कार्बन से एक H, एक Cl, इस कार्बन से एक H, एक Cl। यस, ये Gi शो करेगा। हमारा काम 2 से ही हो गया, इसके पास एक और भी कार्बन है, ऑफ कोर्स ये भी शो करेगा। चौथे वाले को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वाला तो भाई ज्योमेट्रिकल के लिए तैयार बैठा है, एक H, एक Cl। बाकी जरा देखिए, दोनों H, दोनों H, दोनों Cl, दोनों H, दोनों H। सिर्फ एक कार्बन ऐसा है जिस पर लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, बाकी सारे कार्बन से लगे दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। ओके बेटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करेंगे, which can show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जरा इसको देखेंगे। ए, बी, सी, डी। ऑप्शन देखिएगा जरा। ऑप्शन जरा देखिएगा ध्यान से। और मैंने आपको दिया ठीक है। मैंने आपसे पूछा इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये सवाल मैंने आपसे पूछा। इधर देखो, ध्यान से बेटा देखेंगे। देखिए बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अच्छा, रोटेशन कैसा होगा? हिंडर्ड रोटेशन होगा। अच्छा भाई, अब आपको देखना ये है कि जिसके जिसके बीच में डबल बॉन्ड है उससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। देखिए, इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा जब ये क्या हो गया, अच्छा सॉरी वो बैक हो गया, ठीक है। सॉरी, देखिए बेटा, इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट। ये तो तैयार है। अब सुनना, इस कार्बन की जो दो ग्रुप है या जो दो वैलेंसी है, उन्होंने मिलकर क्या बना ली है, साइकिल। तो यहां पर तो दिखाई पड़ रहा है कि दोनों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुपों से अटैच है। जब किसी कार्बन की दोनों वैलेंसी रिंग में चली जाए, अरे बोलो किसमें, रिंग में चली जाए, तो कैसे पता करेंगे कि उनकी दोनों वैलेंसी सेम है या डिफरेंट है? बहुत आसान। हम क्या करेंगे, उस कार्बन से एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और साथ में क्लॉकवाइज चलेंगे। तब तक चलेंगे जब तक दोनों हाथ मिल ना जाए आकर। अच्छा, अगर चलने पर सेम चीजें मिले तो हम कहेंगे कि दोनों हाथ सेम ग्रुपों से अटैच है। और अगर चलने पर कहीं पर भी डिफरेंस मिल जाए तो हम कहेंगे कि दोनों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुपों से अटैच है। जैसे देखो बेटा, चले एक सी मिला, चले एक सी मिला, फिर चले सी मिला, फिर चले सी मिला, फिर चले सी पर सब्स्टिट्यूएंट, फिर चले सी पर सब्स्टिट्यूएंट। आपकी रिंग खत्म हो गई, कहीं पर भी डिफरेंस नहीं मिला, मतलब इसके दोनों वैलेंसी सेम ग्रुपों से अटैच है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? ये वाला कार्बन तो डिफरेंट ग्रुपों को लिए हुए है, लेकिन ये वाला कार्बन सेम ग्रुपों को लिए हुए है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जरा यहां पर आइए, ले यहां तो देखने की जरूरत ही नहीं, इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आल्दो अगर इस कार्बन को देखें तो इसकी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है। आप देखो, सी 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 पर सब्स्टिट्यूएंट, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलने पर इसकी दोनों वैलेंसी तो डिफरेंट आ रही हैं, लेकिन इसकी दोनों वैलेंसी सेम हो गई, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। वहां पर आई है, ये भी नहीं। इधर देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, देखना दोनों वैलेंसी रिंग के अंदर है, देखना क्लॉकवाइज गए सी, एंटी क्लॉकवाइज गए ओ, दोनों वैलेंसी क्या हो गई, डिफरेंट। ये तैयार है, शो करेगा। इसको देखो, सी सी, इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलने पर सेम चीजें मिल रही हैं, तो एक कार्बन तो तैयार है, दूसरा कार्बन तैयार नहीं है। दोनों कार्बन तैयार होने चाहिए, दोनों से लगे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये वाला कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लास्ट वाले को देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, देखना इससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट, एंटी क्लॉकवाइज गए सी मिला, क्लॉकवाइज गए ओ मिला, दोनों वैलेंसी डिफरेंट। इसको देखो, क्लॉकवाइज गए सी मिला, एंटी क्लॉकवाइज गए तो सी पर सब्स्टिट्यूएंट मिला, कहने का मतलब दोनों वैलेंसी डिफरेंट। इसकी भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट, इसकी भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट, अर्थात ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा है, चौथा वाला शो कर रहा है। ये क्वेश्चन डबल बॉन्ड एल्कीन को लेकर था, ये क्वेश्चन साइक्लो एल्कीन को लेकर था। इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने अननेसेसरी चीजों को हटाया है जो लास्ट ईयर के नोट्स में थे, इस साल नहीं पढ़ने हैं। हमें फोकस करना है मेनली एनसीईआरटी और 10-20% एक्स्ट्रा चीजों पर।
ओके, इसलिए लास्ट ईयर के नोट्स और लास्ट ईयर की सीट अलग कर दीजिए। इस साल के नए नोट्स बनाने हैं और इस साल की सीट को सॉल्व करना है। हम लोगों ने कन्फर्मेशन खत्म कर लिया, हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल खत्म कर लिया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज का HW आई होप आपको तैयार है। IUPAC के 1 से लेकर 70 तक आपको क्वेश्चंस लगाने हैं और ये पूरा आइसोमेरिज्म रिवाइज करके आपको आना है। ओके, उम्मीद करते हैं आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, थैंक यू।